अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज एडवोकेट फैजान फ्रॉम योर चैनल लीगल एशेस। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो कि बात करता है कि कॉम्पिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी या आपकी जो पार्टीज हैं जो कि एग्रीमेंट करने जा रही हैं उनकी कॉम्पिटेंसी क्या है या उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर सकती हैं या नहीं। देखिए, फ्रॉम द डिफरेंट स्टडीज और जो हमने इन्फर्ट किया कोर्ट प्रोसीडिंग से रिगार्डिंग रिकवरी ऑफ सूट एप्लीकेबल इन अ कॉन्ट्रैक्ट और डिफरेंट एविडेंसेस और डिफरेंट फैक्चुअल कंडीशन और ओवरऑल वर्ल्ड वाइड केस रिपोर्ट से कोर्ट प्रोसीडिंग से हमने ये चीज अखज़ की है कि जब भी कोई एग्रीमेंट होता है तो पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट उस एग्रीमेंट की क्लॉजेस पे सबसे ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं। लेकिन हमें ये पता चलता है तमाम तरह स्टडीज से कि कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी इटसेल्फ अपने आप को पहले एग्जामिन करे कि क्या वो एक्चुअली कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं, या जिससे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल है या कॉम्पिटेंट है या नहीं। लेकिन हम उस चीज को जो कि प्रीडिस्पोज्ड कंडीशन है, जो फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से पहले देखी जाती है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं अपने टेंडर्स के लिए, अपने बिजनेस के लिए या सामने वाली पार्टी की इनविटेशन टू ऑफर के लिए, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इटसेल्फ बताता है, मेरे सामने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बुक है, इसका सेक्शन 11 जो कहता है हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कैपेसिटी पूछ रहे हैं कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी की। ये कहता है एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ टू व्हिच ही इज सब्जेक्ट, कॉमा, एंड हु इज ऑफ साउंड माइंड, कॉमा, एंड is not disqualified from contracting by any law to which he is subject. After the study of this contract act's provision, हमें ये बात पता चल गई कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इटसेल्फ कितना फोकस कर रहा है कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी की कॉम्पिटेंसी पे। अब थोड़ी सी स्टडीज की तरफ अगर हम आए तो डिफरेंट क्लाइंट्स हमारे पास जब आते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन हम इनिशियली उनको यही सजेस्ट करते हैं एज अ लाइसेंस अटॉर्नीज कि आप जो है सेक्शन 11 के तहत जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन है, आप पार्टीज की एज, उनकी मेजॉरिटी, उनका स्टेटस और उनकी साइनिंग अथॉरिटीज या डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पार्टीज इस चीज पे फोकस नहीं करती और फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पे चली जाती हैं। होता ये कि कुछ अरसे वो कॉन्ट्रैक्ट चलता है प्रोसेस में और बाद में हमें पता चलता है कि पार्टी डिस्प्यूट कर गई। अब जब डिस्प्यूट होता है तो हम लोकस स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं कोर्ट पे जाने के लिए या कोर्ट पे सूट फाइल करने के लिए। वो हमें एस्टैब्लिश हो नहीं पाता क्योंकि अक्सर और बेशतर जो पार्टीज होती हैं वो वैलिड स्टेटस रखती नहीं है, यानी कि ना तो उन्होंने अपनी कंपनी की रजिस्ट्रेशन कराई होती है या उनका ना ही कोई वैलिड क्राइटेरिया होता है। इस वजह से क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी बन तो जाती हैं, लेकिन जब हम उस कॉन्ट्रैक्ट की इन्फोर्सिबिलिटी या कोई रिकवरी का केस फाइल करते हैं उस पार्टी के खिलाफ, तो कोर्ट प्रोसीडिंग्स या कोर्ट के जो मामलात हैं वो यही कहते हैं कि जनाब आप एग्रीड पार्टी नहीं या आपका लोकस स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश नहीं हो रहा क्योंकि सामने वाली पार्टी तो वैलिड पार्टी है नहीं और दिस वाज योर रिस्पांसिबिलिटी कि आप इस चीज को चेक करते। बट अनफॉर्चुनेटली हमें फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की जल्दी होती है और हम इस चीज पे वक्त बर्बाद नहीं करते हैं। लिहाजा जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन पे जाएंगे, जो हमारी सजेशन है कि आपने सबसे पहले तो कैपेसिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के लिए देखना है कि सामने वाली पार्टी की एज क्या है, वो मेजर होना चाहिए, साउंड माइंडेड होना चाहिए, या अगर कंपनीज हैं या आपका राइट है कि कंपनीज से आप उनकी चीजें, उनकी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो उनकी वैलिड स्टेटस को प्रूव करें, आप मांग सकते हैं। जिसमें लेट्स सपोज अगर वो सोल प्रोप्राइटर कंपनी है तो डिक्लेरेशन चाहिए उसमें प्रॉपर सोल प्रोप्राइटर का, या इसके अलावा पार्टनरशिप कंपनी है तो उनकी पार्टनरशिप डीड मांगे, क्या उनकी पार्टनरशिप डीड रजिस्टर्ड है या नहीं है। इसके अलावा आप अगर प्राइवेट कंपनीज हैं उनके फॉर्म्स होते हैं एससीसीपी के, आप वो मांगे, या जो है इसके अलावा उनके बोर्ड रेजोल्यूशंस होती हैं, आप बोर्ड रेजोल्यूशन मांग सकते हैं। चैरिटेबल कंपनीज हैं या
कोई जॉइंट स्टॉक कंपनीज है तो उनकी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज अलग है। क्या उनके पास रजिस्टर्ड कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के लेटर्स मौजूद हैं या नहीं, एसईसीपी ने या उनके रजिस्ट्रार ने उनको वो इशू किए हैं या नहीं, पब्लिक कंपनी है तो वो किस स्टेटस पर है और कहाँ कहाँ उसके शेयर्स हैं, कहाँ कहाँ उनके मामलात हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो साइन कर रहा है आपका कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के बिहाफ पे, उसके पास साइनिंग अथॉरिटी है या नहीं, बोर्ड रेजोल्यूशन है उसके पास या नहीं, या उसके अगर पार्टनरशिप कंपनी तो क्या पार्टनर्स ने एक एक बायलैटरल और एक ओवरऑल यूनिलैटरल या कोई और किसी किस्म की टाइप की कोई रेजोल्यूशन दी हुई है मैं पार्टनर से मिलकर या इंडिविजुअल बेसिस पे, जो भी उनकी पार्टनरशिप डेट में लिखा हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट उस पार्टी का इनकम स्टेटमेंट क्या है, इनकम स्टेटस क्या है, कहां से वो अर्निंग करती है, कहां से उसके रिसोर्सेज है, या आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, ये आपका राइट है एज पर दी सेक्शन 11 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो मैंने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि कंपनी का जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है वो आपने लेना है। सही है, चाहे वो फर्म हो, कंपनी हो, इंडिविजुअल पर्सन में थोड़ा सा सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाते हैं, लेकिन स्पेशली आपने इन चीजों में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो वैलिड एसईसीपी या डिफरेंट रजिस्टर्ड अथॉरिटीज उनकी इशू करती हैं, उनकी उनका एफबीआर नंबर जिसे एनटीए नंबर भी कंपनी का कहा जाता है कि वो किस नंबर से जो है रजिस्टर्ड है अपने आपके टैक्स के इदारों में। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने डीड लेनी है, हमेशा किसी भी कंपनी के स्टेटस को देखने के लिए उस पर डीड ली जाती है। डीड से मुराद क्या, डीड उसकी पार्टनरशिप डीड हो सकती है, उसकी जो है फॉर्मेशन डीड होती है, उनके लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स आप मांगे लाजमी कि लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या है, क्या होम मिनिस्ट्री ने रेलिवेंट कंट्री की कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं लगा दिया है उनकी लीगलिटी पे या उनके जो है नेशनैलिटी पर, तो सीएनएसई भी होना इसलिए जरूरी है। इसके अलावा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अगर कंपनीज हैं वो रजिस्टर्ड है तो उनके लास्ट में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी होंगे। मैं एक सेपरेट वीडियो भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम एसोसिएशन के लिए बनाऊंगा आप लोग की असिस्टेंस के लिए। तो इसके अलावा मल्टीपल चीजें होती हैं, बैंकिंग स्टेटमेंट्स होती हैं उनके उनके फाइनेंशियल्स होते हैं, 3 इयर्स के ऑडिटेड अकाउंट्स मांग लिए जाते हैं, उनकी क्रेडिट हिस्ट्री मांग ली जाती है, वेल्थ स्टेटमेंट मांग ली जाती है, ऑडिट रिपोर्ट्स मांग ली जाती हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपने मांगनी है, तो ये तमाम तरह चीजें मांगने का आपका राइट है। अब मैंने जो अपनी प्रैक्टिस 10 इयर्स की देखा, जो मेरे क्लाइंट्स ने मुझे ट्रांजैक्शन वर्क्स में अप्रोच किया, मैंने देखा है कि रेंटल एग्रीमेंट्स जब हम एग्जीक्यूट करने जा रहे होते हैं या कोई और डिफरेंट बड़े बिलियंस के कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूट करने जा रहे होते हैं, तो एज ए इंडिविजुअल पर्सन या एज ए इंडिविजुअल पार्टी हम बिला वजह के इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस में होते हैं। लेट्स सपोज किराए का मकान या किराए की जगह अगर एक बैंक अपने लिए या कोई कंपनी अपने लिए लेना चाह रही है, तो वो एक ऐसे इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस से आ रही होती है कि जैसे एक उनको एक यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट करना है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट की बेसिक थीम ही ये है कि दोनों पार्टीज की अफर्मेशन चाहिए, दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजंस को देखेंगी, उनकी तरफ से एक जवाब ये आ रहा होता है। ये किसी पर्सनल किसी कंपनी के लिए नहीं है, ये जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन फॉर ऑल है, जो कंपनीज को भी नहीं करना चाहिए और इंडिविजुअल पार्टीज को भी नहीं करना चाहिए। कंपनीज नॉर्मली कहती हैं लैंडलॉर्ड्स को, जिनकी अपनी प्रॉपर्टी होती है, कि हम आप कॉन्ट्रैक्ट आपको दे रहे हैं, आप इस पर साइन करें, आप इसमें कुछ चेंज नहीं करा सकते। व्हाई? दोनों पार्टीज का राइट है कि वो चेंज करवा सकती हैं। इसमें थोड़ा सा तमाम तर लैंडलॉर्ड्स को, इंडिविजुअल पार्टीज को या इंडिविजुअल एंटिटीज को जो बड़ी कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने जा रही होती हैं, उनको ये चीज समझनी चाहिए कि भाई जितना राइट कंपनीज का है उतना राइट आपका भी है। बिजनेस मिलेगा या नहीं मिलेगा, इट्स ओनली अप टू योर लक। ठीक है ना, ये आपके अगर लक में लिखा हुआ है आपको वो चीज मिलेगी, लेकिन एज अ कौंसिल, एज अ कॉर्पोरेट लॉयर, मैं तमाम तक वैलिड एंटिटीज को, पार्टीज को, कंपनीज को यही कहता हूं कि आप भी अपनी स्क्रूटनी करें चीजों की, सामने वाली पार्टी की, इंडिविजुअल पार्टीज की, और सामने वाली पार्टी भी स्क्रूटनी करे कंपनीज की, दोनों का राइट है। लिहाजा अब से जब भी आपने कोई भी फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट करना है, उससे पहले ये स्टेप जरूर कर लेना है। अगर आप चाहते हैं कि मेरी सर्विसेज आप इस मामला में दें, फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड एज वेल एज प्री स्टेप्स जो होते हैं जो मैंने अभी आपको इस वीडियो में बताए, तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। मेरा यहाँ पर मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस भी पर्सनल जो है मेंशन कर दूंगा, एंडोर्स कर दूंगा, उससे भी आप जो है रहनुमाई ले सकते हैं उसके थ्रू मुझसे। और कोई भी चीजें अगर आपको लग रहा है कि रिगार्डिंग एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट आपको लगता है कि इनमें प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको समझ में नहीं आती, देन यू कैन अप्रोच अस, वी आर वेलकम फॉर इट।
अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।